हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह ऊषा डिफेंस कैरियर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक अपना हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम जो है, सबसे पहले हम सर्वनाम के अर्थ को समझते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। क्या होगा बेटा? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अब जैसे कहीं पर भी अगर किसी भी जगह पर गर्ल्स और बॉयज दोनों ही बैठे हैं, तो अगर हम वहां पर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेंगे, जैसे हमने बोल दिया मोहन, तो इसका मतलब ये मोहन उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है। क्या है बेटा? उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है। इसका मतलब है ये सभी का नाम नहीं। क्या बोला है? तो ये तुम क्या हो जाएगा? अब हम ये गर्ल्स के लिए भी यूज करेंगे, बॉयज के लिए भी यूज करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर किसी क्लास में सभी बच्चे लिखने में व्यस्त हैं, कहाँ है बेटा? लिखने में व्यस्त हैं, तो ऐसी जगह पर अगर हम कहीं पर भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लड़का, तो इसका मतलब है कि लड़का, जितने भी लड़के होंगे वो ऊपर देखेंगे। ठीक, इसका मतलब लड़कियां अभी नहीं देख रही हैं। इसका मतलब लड़का शब्द भी सर्वनाम शब्द नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया लड़की, तो इसका मतलब लड़के नहीं देखेंगे। लेकिन अगर इसी जगह पर किसी क्लास में सभी बच्चे लिखने में व्यस्त हैं और अगर हम अचानक से बोलते हैं तुम खड़े हो जाओ, इसका मतलब है यहां पर चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियां हों, वो सभी के सभी उठकर खड़े होकर देखने लगेंगे। इसका मतलब है ये तुम सब जो है ये क्या है? सभी का नाम है। तो सर्वनाम का अर्थ, सर्व का मतलब है बेटा सबका, और नाम का मतलब है नाम, अर्थात सबका नाम। ऐसा नाम जिसको हम बोलें और उससे सभी लोगों का बोध हो जाए, तो वो क्या होगा? सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। सर्वनाम की परिभाषा, तो सर्वनाम जो होता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बेटा? तो सर्वनाम क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। अब अगर हम यहां पर बात करें, कोई भी एग्जांपल हमने लिखा है, राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। इसकी जगह पर यहां पर बेटा संज्ञा शब्द क्या है? ये राम। तो इस राम की जगह पर अगर हम लिख दें कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो ये एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो जाएगा वह। तो इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है? अब इस सर्वनाम का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में और एक सर्वनाम के रूप में। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें अभी क्या पढ़ना है? सर्वनाम। तो सबसे पहले अपना टॉपिक जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम और उसके भेद हम पहले पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर समझ में आ गया, सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल आपका ये है। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों, तो क्या है बेटा? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। अब इसमें जो पहला भेद आपका है, ये भेद आपका आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम होगा जिसमें बात वक्ता, श्रोता और अन्य की जाए, जिसमें बात वक्ता, श्रोता और अन्य की होगी। तो अगर वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति की बात होगी तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद डिवाइड किए गए हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है बेटा? उत्तम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगर यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहां पर आपका जब बात वक्ता या फिर वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करेगा, कहने का मतलब है यहां पर जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, और वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। तो बोलने वाला जब अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैं और हम, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और मैं से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे, मतलब इनके साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग करके भी इनको बना सकते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझको आदि। इसी तरह से हम, हमने, हमारा, हमको आदि। ठीक है। तो यहां पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान देना कि पेपर में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? मैं का बहुवचन रूप क्या होता है? तो बेटा आपको याद रखना है कि मैं का बहुवचन रूप होता है हम। ठीक है, मैं का बहुवचन रूप क्या होगा? हम होगा। और दूसरी चीज याद रखनी, यहाँ पर ये सभी के सभी मैं से रिलेटेड है, लेकिन इनके साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक आपको बेटा याद रखना है कि उत्तम पुरुषवाचक मतलब वक्ता। क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक मतलब वक्ता। वक्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा बेटा आपका आता है, इसी का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ अगर हम बात करें तो इसे हम श्रोता कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रोता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? श्रोता। तो आपका इसमें याद कर लेना कि उत्तम पुरुषवाचक में आपका आता है वक्ता और मध्यम पुरुषवाचक में आपका आता है श्रोता। याद हो जाएगा बेटा। अब श्रोता के लिए किन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे? तो श्रोता होता है सुनने वाला, और सुनने वाला सामान्यतः सामने वाला व्यक्ति होगा, तो उसके लिए हम यहां पर तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तेरा या आप जैसे शब्दों का संबोधन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा ये आप शब्द पर आप लोग जब भी करेंगे तो अभी यहाँ पर सर्किल कर लें, जब हम आपको आगे सर्वनाम पढ़ाएंगे तो इसका प्रयोग एक स्थान पर और भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा बेटा? इसे हम श्रोता नाम से भी जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक को वक्ता के नाम से जानते हैं। तो वक्ता क्या होगा? बोलने वाला। श्रोता क्या होगा? सुनने वाला।
और तीसरा पार्ट इसी का आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता श्रोता से बात करते समय, मान लेते हैं कि वक्ता श्रोता से बात कर रहा है और वो किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख कर रहा है। वक्ता श्रोता से बात करते समय जब किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख करता है तो वहां पर वो कहलाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसको हम लोग अन्य बोल सकते हैं। और अन्य के रूप में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यह है, वह है, इसका, उसका आदि शब्द आ जाते हैं। क्लियर बेटा? तो यहां पर याद कर लो कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होंगे? 3। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक का मतलब होता है वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक का मतलब होता है श्रोता और अन्य पुरुषवाचक का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति की बात की जाए। इसके एग्जांपल के रूप में अगर हम यहां पर ले लें कि हम किसी भी व्यक्ति से बात करें और किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करें और उस व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए यह, वह, इसका, उसका जैसे शब्दों का प्रयोग हम करें। तो इतना समझ में आ रहा है? तो इसके आगे आपका बढ़ते हैं, तो इसके आगे आपका आ जाएगा, सबसे पहले समझ आ गया बेटा पुरुषवाचक। दूसरा भेद इसका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला है बेटा पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता, श्रोता या अन्य। वक्ता, श्रोता या अन्य के विषय में अगर बात होगी तो ये क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम को बेटा समझने के लिए एक और अच्छा तरीका है। जिस बच्चे को इंग्लिश का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो वहां पर हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, तो यहाँ पर मैं और हमको ले आएंगे, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में यू आता है, तो यहाँ पर हम तुम ले आएंगे। अन्य पुरुषवाचक में ही, सी, इट आता है, तो यहाँ पर हम यह, वह, इसका, उसका ले आएंगे। क्लियर भैया? इसके बाद हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसमें आपका आ जाएगा यह और वह, ये और वे, यह, ये, वह, वे। इसको भी आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, दिस और दीज, दैट और दोस। क्या पढ़ा है? दिस और दीज, दैट और दोस। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यह और ये, वह और वे, यहाँ पर हिंदी व्याकरण में भी इसको कुछ अन्य नाम दिए गए हैं। तो इनके नामों में आपका आ जाता है यह, ये को हम लोग कहते हैं निकटता सूचक। जैसे अंग्रेजी में दिस और दीस का यूज पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, निकट की वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका यह और ये जो होगा ये क्या होगा? निकटता सूचक। निकटता सूचक। वह और वे का जो प्रयोग होगा ये हो जाएगा दूरी सूचक। क्योंकि इंग्लिश में भी आपका जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं? वह और वे मतलब दैट और दोस का यूज दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में बेटा क्या आएगा? यह, ये, वह, वे। यह, ये को किस नाम से जानेंगे? निकटता सूचक। और वह, वे को किस नाम से जानेंगे? दूरी सूचक के नाम से जानते हैं। और ये पेपर में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहाँ आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित सर्वनामों में से दूरी सूचक सर्वनाम कौन सा है? निम्नलिखित में से निकटता सूचक सर्वनाम कौन सा है? तो विकल्प के रूप में आपको अगर दे दिया जाए मैं, हम, यह, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप? निकटता सूचक के लिए यह शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से दूसरा आपका भेद ये हो गया कंप्लीट। सबसे पहला था पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा जो आपका आता है तीसरे भेद के अंतर्गत आपका आ जाएगा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपके आते हैं कोई और कुछ। सर्वनाम से रिलेटेड कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जिन पर अभी डिस्कस होगा इन 6 सर्वनाम को करने के बाद, ठीक है। इस पर चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि कंफ्यूजनिंग पॉइंट जो भी है उनको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो एक क्लास में आपके सर्वनाम पूरे डिस्कस कर ले रहे हैं और अगली क्लास में हम आप लोगों से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण हो गया। अभी हमने बेटा आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वहां पर भी यह वह आ रहा है, आपने देखा होगा, अभी कराया था। इसके बाद में जब हम आपको बता रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह आ रहा है। अब अगर आपको वो किसी सेंटेंस के रूप में पूछेगा तो सेंटेंस के रूप में आप उसको कैसे बता पाएंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन विषयों पर चर्चा कल की क्लास में होगी। तो आज आप सभी सर्वनाम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है। हिंदी व्याकरण में सामान्यतः आप किसी वाक्य का जब निर्माण करते हैं तो वाक्य निर्माण करते समय आपको देखना होगा कि जो कोई शब्द है, जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो कोई शब्द का प्रयोग सामान्यतः कोई आएगा या जाएगा तो वो कोई सजीव प्राणी होगा या मृत प्राणी होगा बेटा? सजीव होगा। तो इसका मतलब है सजीवता को देखते हुए इसे हम प्राणी बोधक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? प्राणी बोधक। और कुछ से अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सामान्यतः आपको देखने को मिलता है कि कुछ शब्द का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। तो नॉन लिविंग को देखते हुए हिंदी ग्रामर में से वस्तु बोधक नाम दिया गया है, वस्तु बोधक। और ये प्रश्न आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोई को क्या कहेंगे? प्राणी बोधक, और कुछ को क्या कहेंगे बेटा? वस्तु बोधक, ठीक। इसके बाद में आपका आता है, सब यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, कोई से लेकर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इसका मतलब कोई शब्द क्या है? सबसे पहले तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इसका नाम पूछे इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है तो ये प्राणी बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कुछ को लेकर कोई सेंटेंस बना ले, हमने बोल दिया कुछ खा लो, तो कुछ खाना सजीव रूप में तो नहीं खाओगे, ठीक है, भोजन पका कर ही खाओगे, इसका मतलब वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे? वस्तु। आगे अगर बात करें सर्वनाम के चौथे भेद की, तो चौथे भेद के अंतर्गत अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आएगा बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके दो शब्द आते हैं, कौन और क्या। कौन और क्या। अब यहां पर भी बात यह आती है कि कौन शब्द से अगर आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो कौन शब्द से सेंटेंस बनाने के लिए जब आप प्रयोग करेंगे सेंटेंस में कौन आया या कौन गया, ठीक है, कौन मरा, कौन जिया, तो सामान्यतः यहाँ पर किसी व्यक्ति या फिर किसी प्राणी के लिए इस बात को कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? इसको भी नाम दिया गया है प्राणी। क्या दिया गया भैया? प्राणी बोधक। जैसा हमने आपको बताया है कोई के लिए प्राणी बोधक शब्द का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से कौन शब्द भी प्राणी बोधक के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं क्या, तो क्या से अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो क्या सामान्यतः निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है, तो इसको भी कुछ की तरह से नाम दे देंगे वस्तु बोधक। वस्तु बोधक, क्लियर है? इनके सेंटेंस के रूप में प्रयोग हम इसको पढ़ने के बाद कल की क्लास में जो चर्चा होगी वो इसी विषय पर होगी कि सबसे पहले तो आपको इन
सर्वनाम शब्दों को याद कर लेना है कि कौन सा सर्वनाम शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और जो अगली क्लास होगी हमारी, तो अगली क्लास में चर्चा इस विषय पर होगी कि यहाँ हम इन सर्वनामों का प्रयोग सेंटेंस के रूप में कैसे करेंगे, कब हम इसको सर्वनाम कहेंगे, कब हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, कब हम बेटा इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, और कब हम इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भेज देंगे। तो सबसे पहले आज कितने पार्ट हो गए बेटा? 4 हो गए। अब 5वां पार्ट जो आपका आता है, ये आपका आता है संबंध बोधक सर्वनाम। क्या आएगा बेटा? संबंध बोधक सर्वनाम। तो संबंध बोधक सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे, तो संबंध बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग होता है जो कि सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, जो और शु। और एक विषय यहाँ पर बहुत मुख्य है कि यहाँ पर जो सो शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका बेटा जो हम सो शब्द का प्रयोग करेंगे, जो हम लोग सो शब्द का प्रयोग करते हैं, इस सो शब्द का प्रयोग सर्वनाम में वह के रूप में भी होता है। जैसे हम बात करते हैं किसी सेंटेंस को बोलते हैं, हम बोलते हैं जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा, जो जैसा करेगा सो तैसा भरेगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी आपने बोलते हुए सुना होगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना कि सर्वनाम के रूप में जब हम सो का प्रयोग करते हैं, तो सो की जगह पर हम उस पर वह शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसका सर्वनाम के रूप में कोई नामकरण नहीं है। क्या है? किसी भी प्रकार का कोई नामकरण नहीं है। अब इनकी बात करें तो संबंध बोधक सर्वनाम में केवल जो और सो आते हैं। अब बात करते हैं इसके 6वें पार्ट या 6वां भेद जो इसका है, 6वां भेद इसका आपका जो आता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा बेटा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका शब्द आता है मुख्य रूप से आप। क्या आता है बेटा? आप। और इस आप शब्द के संदर्भ में या इस आप शब्द के स्थान पर जब हम किसी वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में प्रयोग करते समय इसके स्थान पर स्वयं, अपने आप, खुद या स्वतः जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे हमने आपसे बोला है, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्वयं, अपने आप, खुद और स्वतः जैसे शब्दों का प्रयोग भी बेटा किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, एक आप शब्द बेटा यहाँ पर आ रहा है और एक आप शब्द हमने आपको कहां बताया था बेटा? ठीक है, एक आप शब्द हमने आपको बताया था ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम। कहां बताया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको यह वह इसका उसका बताया था। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको क्या बताया था? तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमको, तेरा, तू, आप शब्द का प्रयोग किया था। तो जो ये आप शब्द वहां पर प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि हम इसको निजवाचक पर टिक करें या फिर मध्यम पुरुषवाचक पर टिक करें। अब अगर आपके सामने कहीं पर ऐसा सेंटेंस आ रहा है कि वो शब्द, ये आप शब्द जो है श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे।
क्या मानेंगे बेटा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मान के चलो कि आप कल आएंगे, आप कल आएंगे, तो इसका मतलब ये आप शब्द किसके लिए है? सामने वाले के लिए है, श्रोता के लिए है। इसका मतलब ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें, मैं आप ही खा लूंगा, मैं आप ही खा लूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, तो यहां पर इस आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो रहा है बेटा? यहां पर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो रहा है। और आपको पता होगा कि निज शब्द का मतलब स्वयं होता है। जैसे हम बोलते हैं आप बीती, तो आप बीती सामने वाले पर बीती नहीं, अपने पर बीती होता है। तो इस आप शब्द का मतलब होता है स्वयं के लिए, और मध्यम पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग होता है बेटा, ठीक है, सामने वाले के लिए। तो वहां पर उसको कहेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं, और 6 भेद में किस सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, इनको हमको पूरा याद कर लेना है। और अगली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किस वाक्य को किस तरीके से पहचाना जाए। अभी इसके और भी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिनको हमको पढ़ना होगा, तो एक क्लास के बाद कल की क्लास में इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपका उत्साह एकेडमी में पुनः एक बार स्वागत है, और आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं। कल हम लोग फिर धन्यवाद।